नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 11th का आपका चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है आपके होम साइंस का, जिसका नाम है कपड़े हमारे आसपास। तो आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे मेनली हम इसमें क्या समझने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो कपड़े क्या है, हम वस्त्र के बारे में समझने वाले हैं कि जो हमारे आसपास के वस्त्र है, निर्माण किस तरीके से होता है, तंतु हो गया, रेशे हो गए, तो हम इन सब के बारे में क्या है स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। शुरू से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो वस्त्र होते हैं, कौन कौन से कपड़े होते हैं। जैसे हम बात कर ले रेशम के कपड़ों की, ऊनी कपड़ों की, सूती कपड़ों की, तो उन सब की जो जो विशेषताएं होती है और खूबियां होती है हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी आप वस्त्र देख रहे हैं शुरुआती टाइम से किस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करने वाले। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और इसके जितने भी टॉपिक है उसको समझते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वस्त्र। अब वस्त्र से आप क्या समझते हैं? आप इसमें वस्त्र की विशेषता बोल सकते हैं इसमें कि वस्त्र की कौन सी विशेषताएं होती हैं या वस्त्र क्यों आवश्यक होते हैं। हम देखेंगे हम वस्त्र क्यों आवश्यक होते हैं कि हम समाज में देख रहे हैं, जा रहे हैं, कई समाज में हम लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या है हम बिना वस्त्र के जाएंगे तो क्या होगा, हमारी इमेज खराब होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हमने वही समाज के हिसाब से क्या है वस्त्र पहन रखी है, जिस तरीके से लोगों को पसंद, क्या है हम बेढंगे वस्त्र भी पहन लें। जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम्पल में ऐसे लेके कि हम कुछ इस प्रकार के वस्त्र पहन लें जो हमारे समाज के लिए अनुचित है, हमारे समाज के लोग उसको पसंद नहीं करते, तो क्या होगा हमारी जो समाज में है एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन वहीं अगर हमारे जैसे कि हम देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की बात करिए तो यहाँ पे सूट सलवार हो गया या फिर साड़ी हो गया, इनको महत्व दिया जाता है। आज के टाइम पे हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और अलग अलग जो वस्त्र है उनको पहन रहे हैं, जैसे जींस टॉप हो गया एक्सेट्रा जो चीजें होती है हम उनको वेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या है हम अपनी परंपरागत वस्त्र की बात करें तो हम ज्यादातर साड़ी और सूट हम इसको लेके चलते हैं। तो क्या है आज के समय में हमारे समाज में अन्य चीजों को भी, अन्य वस्त्रों को भी जगह मिल चुकी है। लेकिन अगर आज के समय भी अगर हम शॉर्ट्स पहन के निकल जाए, अगर हमारी एज ज्यादा है और हम शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, तो क्या है लोग हमें अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना ये होता है कि अब देखेंगे ना किस तरीके से होता है, वो बोलते हैं कि इतने छोटे वस्त्र वगैरह पहन के जा रहे हैं। तो क्या है कि वस्त्र हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें समाज में जो वस्त्र है उससे भी एक तरीके की पहचान मिलती है। ठीक, इसमें क्या है कि कपड़े हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ वस्त्र है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबने वस्त्र पहन रखे हैं, सबने अलग अलग प्रकार के वस्त्र को पहना होता है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। वस्त्र क्या है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वस्त्र पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। यह आराम और ऊष्मा प्रदान करता है। इससे क्या है कि हम जब वस्त्र पहन रहे हैं तो इससे हमें क्या है कि ऊष्मा भी प्रदान होती है। अब क्या है, आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, गर्मियों के लिए अलग होते हैं, सर्दियों के लिए अलग होते हैं। तो गर्मियों में हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे हमें ठंडक महसूस हो। ठीक है, जो ज्यादा भारी नहीं होते हैं, सूती, जैसे हम सूती की बात कर ले तो ऐसे वस्त्र हम क्या करते हैं गर्मियों में पहनते हैं। और ठंडी में क्या होते हैं तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं या कोई ऐसे वस्त्र जो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, इनमें विभिन्न रंग, सजावट और शैलियां होती है। अब वस्त्र हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, भिन्न भिन्न कलर होते हैं, उनके अलग अलग पहनावे के भी तरीके होते हैं। ठीक, तो इसमें यही है कि इसके अलग अलग रंग होते हैं, सजावट होती है, अलग अलग सजावट मतलब अलग अलग डिजाइन की ड्रेसेस होती है। एक तरह की कोई एक ड्रेस नहीं होती है, कोई जीन्स है, कोई सूट है, कोई साड़ी है, कोई और वेस्टर्न ड्रेस है, तो सबकी अलग अलग सजावट होती है। नेक्स्ट, यह विभिन्न बुनावटों में पाए जाते हैं। क्या है, इसमें अलग अलग प्रकार की बुनावटें होती हैं, अलग अलग डिजाइन होती है इसके अंदर। तो ड्रेस भी क्या है अलग अलग बुनावटों में पाई जाती है। इनका चयन उपयोग के अनुसार होता है। तो जिस प्रकार का हमें उपयोग होगी, ड्रेस की आवश्यकता जैसी होगी, हम उनका चयन भी उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या है, ये आपके वस्त्र के इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हैं, या फिर वस्त्र क्यों आवश्यक है आप ये बोल सकते हैं। वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप ये टॉपिक जो है पॉइंट्स है वो आप डाल सकते हैं, और वस्त्र क्यों आवश्यक है उसमें भी आप ये जो पॉइंट्स है वो डाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये वस्त्र है वो क्लियर हो चुका होगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम। अब इसमें क्या है, आपका आ गया है रेशे। रेशे क्या होता है, तो क्या है कि वस्त्रों की मूल इकाई जिससे सूत बनता है उन्हें रेशा कहते हैं। तो हम रेशा किसे कहते हैं, तो वस्त्रों की मूल इकाई मतलब जो पहली इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है, जिससे सूत बनता है, जिससे सूत बनता है उसी को हम रेशा कहते हैं। जैसे कि ये इकाई है, हम बोले कि ये रेशा है, इसी को मिला के हम क्या कर रहे हैं सूत बना रहे हैं। तो क्या है, रेशा वस्त्र की पहली इकाई है जिसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं सूत बनाते हैं, उसे हम रेशा कहते हैं। वस्त्र निर्माण की छोटी से छोटी इकाई
को तंतु अथवा रेशे कहते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो तंतु है या जो रेशा है वो सेम ही है। हम रेशे का नाम ले या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तंतु, यहाँ हम देखें कि आपसे पूछ ले कि तंतु या फिर रेशा, तंतु तंतु ही पूछ ले आपसे क्या होता है, या मूल इकाई किसे कहते हैं, वहां पे आपको रेशा दे रखा, मतलब कि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सीधे सीधे आपसे, आपको पता है कि बुक्स आ रहे जो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सीधे तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या है, हो सकता है आपसे इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए तंतु क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने रेशा पढ़ा है, तंतु आपने नहीं पढ़ा है। तो क्या है कि हम रेशे को ही तंतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा कि वस्त्र निर्माण की छोटी से छोटी इकाई को तंतु अथवा रेशे हम दोनों ही कहते हैं। तंतुओं को काटकर धागा बनाया जाता है। तो क्या है, तंतुओं को ही काटकर, रेशों को ही काटकर हम धागा बनाते हैं और धागों को बनाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए तंतु की न्यूनतम लंबाई 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे आपको ये जो लंबाई है ये याद रखनी है। क्या है कि कपड़ा बनाने के लिए, न्यूनतम कपड़ा बनाने के लिए हमें 5 जो हमारा मिलीमीटर है उतना हमारे पास तंतु होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट दे रखा है सूत। सूत क्या है, तो रुई, रेशम आदि की रेशे को गूंथ कर बनाया जाता है। अब सूत में क्या है, सूत क्या है कि ये एक तरीके का, मतलब क्या है, हम चीजों को, जो हमारे रेशे हैं हम उनको इकट्ठा करें, एकत्रित कर रहे एक जगह पे। तो क्या है, इसमें किस प्रकार के होते हैं, तो रुई है, रेशम हो गया, या फिर आदि जो अन्य रेशे हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ एकत्रित कर देते हैं, गूंथ देते हैं, मिला देते हैं, उसके बाद क्या बनाया जाता है, तो सूत तैयार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। सूत को धागा भी कहते हैं, हम सूत को धागा भी कह सकते हैं। आपको इसका सेकंड नेम भी याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है, रेशे को तंतु भी कहते हैं। तो रेशे क्या है या तंतु क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है जिससे सूत बनता है, उसी को हम रेशा या तंतु कहते हैं। अब यहाँ पे सूत क्या है, तो हम सूत को क्या कहते हैं, हम इसको धागा भी कहते हैं। आपको ये जो अन्य नाम है ये भी याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है सीधे तरीके से पूछ लिया जाए। तो धागा क्या है, तो इसमें जितने भी प्रकार के आप वस्त्रों को देख रहे हैं, जैसे रुई हो गया है, रेशम हो गया, इत्यादि को क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित करके मिला देते हैं, उनको एकत्रित कर देते हैं एक जगह पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूत या फिर धागा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपका वस्त्र आ गया है। तो रेशे, सूत और कपड़ा सभी को वस्त्र उत्पादन अथवा वस्त्र कहते हैं। तो हम जिस भी प्रकार के रेशे देख रहे हैं, वस्त्र देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं नॉर्मल, तो किसके कैटेगरी में आएंगे, वो सारे वस्त्र की कैटेगरी में ही आएंगे। आप ये सूत पढ़ रहे हैं ये भी वस्त्र है, रेशे पढ़ रहे हैं ये भी वस्त्र है। ठीक है, तो सारे जो भी आप देख रहे हैं वस्त्र से रिलेटेड जो भी आप देख रहे हैं, छोटी छोटी इकाई देख रहे हैं, रेशे देख लीजिए, तंतु देख लीजिए, धागा देख लीजिए या फिर सूत देख लीजिए, ये सभी क्या है, हमारे वस्त्र में ही आएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्या है आपका, तो वस्त्र जो परिष्करण है वो, इसमें क्या है कि एक बार तैयार होने के बाद कपड़े को कई बार संसाधित किया जाता है। इसमें वस्त्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो क्या है, जब हम वस्त्र को एक बार तैयार कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारे जो है चेंजेस हम कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वस्त्र की गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। हम उसमें क्या है, नई नई चीजों को ऐड करते जा रहे हैं, जिससे वस्त्र की गुणवत्ता भी बढ़ रही है और वस्त्र टिकाऊ बन जाता है। इससे वस्त्र परिष्करण कहा जाता है। ठीक है, वस्त्र परिष्करण में क्या होता है, तो हम वस्त्रों को संसाधित कर कर उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, और क्या है, जिससे कि उसकी मजबूती और जो उसकी सजावट है वो बहुत ज्यादा आकर्षित लगने लग जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, वस्त्र परिष्करण कहते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे रेशे के गुण दे रखे हैं, आपने रेशे देखे थे वहां पे। तो इसमें क्या है, रेशे क्या है कि कपड़े के गुणों को निर्धारित करता है। अब रेशा क्या है, सबसे मूल इकाई है, सबसे पहली इकाई है। तो उससे क्या है कि रेशे से ही होता है हमारा कपड़ों का जो गुण होते हैं, मतलब कितने मजबूत रहेंगे हमारे कपड़े, कब तक टिकाऊ रहेंगे हमारे कपड़े। तो किससे पता चलता है, कपड़े के रेशों से ही हमें पता चलता है कि कपड़े कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। फिर कताई योग्य होना चाहिए यह रेशे को सूत और कपड़े में बदलने की। अब क्या है कि रेशे में क्या है, ये कताई योग्य होना चाहिए, मतलब रेशे क्या है कि उसको हम कताई योग्य बना सके, और साथ ही में क्या है कि ये रेशे को सूत और कपड़े में बदलने की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। मतलब क्या है, हम रेशे को क्या है, सूत में चेंज करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले आपको पता है मूल इकाई क्या है, हमारी रेशे है। तो रेशे से ही हम सूत बनाते हैं और सूत से क्या बनता है, हमारा वस्त्र बनता है। तो
हमारा जो रेशा है जितना मजबूत होगा, हमारा वस्त्र भी उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे रेशों के गुण में, तो रेशे कितने मजबूत है, रेशे द्वारा बनाए गए वस्त्रों में कितनी मजबूती है, तो हम ये सारी चीजें उसमें चेक करेंगे। फिर सबसे अनिवार्य विशेषता है कि रेशा क्या है, किफायती होना चाहिए। सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है कि रेशा ना किफायती होना चाहिए। अब रेशा क्या है, किफायती मतलब क्या है, अच्छा भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के रेशे क्या होते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं या अच्छे होते हैं। जो उनसे रेशे क्या है, मूल इकाई है हमारी रेशा, हमें ये याद रखना है हर बार कि हमारी रेशे क्या है, मूल इकाई है। तो उनसे ही हम वस्त्रों को तैयार करते हैं। जिसके बाद क्या है कि हम वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, तो जितना मजबूत हमारा रेशा होगा, रेशे को जोड़कर हम सूत जितना मजबूत बनाएंगे, उतना ही मजबूत हमारा कपड़ा बनेगा। तो ये सबसे अनिवार्य विशेषता है कि जो रेशा है वो किफायती भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए। तो आई होप अभी तक जितने टॉपिक करवाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आ गया है वस्त्रों के रेशों का वर्गीकरण। जो वस्त्र के रेशे हैं, हमने उनको कितने प्रकार से वर्गीकृत कर रखा है, हम उसको देखेंगे। तो क्या है, इसमें दो प्रकार के आपको बता रखे हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। तो हम नाम से इसको समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रेशे क्या है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, और मानव निर्मित मतलब कुछ ऐसे रेशे हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, हम उनको मानव निर्मित रेशे कहते हैं। यहाँ आपके प्राकृतिक रेशे देख लेते हैं। वह रेशे जो प्रकृति रूप से वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो ऐसे जो भी रेशे हमारे प्राप्त हो रहे हैं, जो कि वनस्पति हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं, या फिर जंतु, आप देख रहे हैं हमें ऊन वगैरह प्राप्त होती है भेड़ से, या कोई अन्य जो चीज हमें प्राप्त हो रही है जानवरों से या पेड़ पौधे से, तो किस में आएगा, वो हमारे प्राकृतिक रेशों में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका दे रखा है प्राकृतिक रेशों का जो एग्जाम्पल है, उसमें फर्स्ट आपको दे रखा है सेलुलोसिक रेशे। ये क्या है, तो ये हमें पेड़ पौधों में सेलुलोस होता है। आपको पता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है पेड़ पौधों में, जिसको हम सेलुलोस कहते हैं, जिसके कारण पेड़ वनस्पतिक सेलुलोस युक्त रेशे पौधे से प्राप्त कहा जाता है, या हमें पौधे से प्राप्त होता है। तो क्या है, सेल्यूलोसिक हमारा एक इस प्रकार का जो हम बोले हमारा रेशा है, जो कि प्राकृतिक है, हमें किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ और पौधों से प्राप्त होता है, जिसलिए ये किस में आता है, हमारे प्राकृतिक रेशों में आता है। तो आप सीधे इसका बता सकते हैं कि इसमें हम प्राकृतिक रेशे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप बता दीजिए, इसका नाम बस याद रखिए सेलुलोसिक, और बता दीजिए कि ये क्या है, पेड़ में प्राप्त होने वाला एक प्रकार का पदार्थ होता है सेलुलोस, जिससे हमें क्या है, ये जो रेशा है प्राप्त होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं। फिर इसके क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, हम वो देख लेते हैं, कौन कौन सी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण चीजें इसमें। तो बीज तथा फलों के रेशे, बॉस्ट रेशे और लीफ रेशे और नट हस्क रेशे। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दे रखे हैं, तो बीज तथा फलों के रेशे कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका सूती आ जाएगा। जो भी आप सूती वस्त्र देखते हैं, आपको किससे प्राप्त होते हैं, बीज तथा फलों से प्राप्त होते हैं। फिर बॉस्ट रेशे बता रखे आपके, तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो लिनेन और जूट है। फिर लीफ रेशे है, इसमें कौन से, अनानास और सीशल। और नेक्स्ट नट हस्क रेशे है, इसमें क्या है, नारियल। तो यहाँ पे कुछ आपको बता रखा है कि ये जो आपके वस्त्र हैं, या आप बोले जो ये पदार्थ है आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होने वाली जगह है, और इनसे जो से पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको बीज तथा फलों के रेशे, वॉस्ट रेशे, लीफ रेशे और नट हस्क रेशे बता रखा है। ये सेलुलोस के एग्जाम्पल है। देखिए ये हमें क्या है, सेलुलोस क्या होता है, हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, लीफ हो गया, बीज तथा हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, हमें पेड़ों में मिलती है। तो क्या है कि यहाँ पे पेड़ों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि किस प्रकार से हमें कहाँ कहाँ से चीजें प्राप्त होती है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से होती है और कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें बता रखी है जिनसे हमें प्राप्त होती है, और यहाँ पे वो वस्त्र बता रखे हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपका नेक्स्ट इसी में देख रहा है, आपके प्राकृतिक रेशे में दे रखा है, इसमें क्या है, प्रोटीन जांतव रेशे। इसमें वह रेशे जो जीवों से प्राप्त होते हैं वो जातव रेशे कहलाते हैं।
तो क्या है, जातव रेशे है तो वही होंगे जो हमें जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारे जातव रेशे कहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी आपके प्राकृतिक रेशे में, तो कौन कौन से थे, तो जो जीवों से प्राप्त होते हैं और जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। अब आपका इस सेकंड में क्या आ गया, तो जीवों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें कौन से है, ये आपके जातव रेशे का एग्जाम्पल है, और जातव रेशे में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जंतु श्राव रेशे, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम। आप देखते हैं रेशम के कीट वगैरह होती हैं, कीट जो कीड़े होते हैं उनसे हमें ये प्राप्त होता है, वो ककून बनाते हैं, उसके बाद हमें रेशम प्राप्त होता है। और जंतु रोम रेशे, जब है जंतुओं के रोम से प्राप्त होता है, मतलब फर वगैरह हो गया या बाल हो गए जिनसे हमें प्राप्त होता है, तो कौन कौन से है, ऊन है और फर है। आपको पता है ऊन किससे प्राप्त होता है, हमें भेड़ों से होता है। तो ये सब क्या है कि ये जंतु रोम रेशे हैं, तो हमें जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ये जंतु श्राव रेशे हैं कि किस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, एक तरीके से ये हमें ऊपरी रूप से प्राप्त हो रहे हैं। क्या है, आप देखेंगे जब हम भेड़ से वो निकाल रहे हैं, उनके बालों को निकाल रहे हैं, तो उनके जो फर वगैरह वो हम बाहर निकाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, रेशम बनाने की प्रक्रिया में क्या है, कोकून से उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग विधि है, लेकिन क्या है, हमें जंतुओं से ही प्राप्त हो रही है, इसलिए दोनों किस में आएंगे, प्राकृतिक रेशे में ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट आपके प्राकृतिक रेशे में ही आपका नेक्स्ट दे रखा है, इसमें क्या है, खनिज रेशे। तो ऐसे रेशे जो प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त हैं, जिसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज रेशे कहलाते हैं। तो ऐसे जो भी रेशे जो हमें प्राकृतिक खनिजों से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हमारे जो प्राकृतिक खनिज रेशे हैं वो कहते हैं। ठीक है, इसका इजी सिंपल वे में आप बता सकते हैं कि ऐसे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं, हम उनको खनिज जो रेशे हैं वो कहते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ आपको बता रखा है, ये भी आपका प्राकृतिक रेशे में ही आ जाएगा। इसमें क्या है, तो प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रस या रबड़ शीट से बनता है, इसे भारतीय रबड़ भी कहते हैं। इसमें क्या है कि प्राकृतिक रबड़ से, जो प्राकृतिक रबड़ है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ हो गए या फिर उनकी लताएं हो गई, उनसे हमें जो भी रस निकलता है। आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे अगर आप तोड़े, पत्ते तोड़े, पौधे तोड़ते हैं, तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा रस निकलता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्राकृतिक रबड़ है वो तैयार किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रबड़ शीन भी, रबड़ शीन, उसको जो व्हाइट कलर का जो निकल रहा है उसको रबड़ शीन कहा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जो भी पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं, आप पत्तियों को तोड़ रहे हैं या फिर डंडियां हटा रहे हैं, तो उसमें व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, रबड़ शीन कहते हैं। और हम इन रबड़ को क्या कहते हैं, तो इन्हें भारतीय रबड़ भी कहते हैं। आपको ये नाम याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके प्राकृतिक रबड़ में आ गया। तो प्राकृतिक रबड़ में आपको क्या बताना है, तो जो भी पेड़ पौधे या लताओं से हमें जो भी सफेद प्रकार का जो भी लिक्विड निकलता है, उससे जिस रबड़ को हम तैयार करते हैं उसी को हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट आ गया है मानव निर्मित रेशे। आपने जो अभी 4 रेशे पढ़े थे वो सारे आपके प्राकृतिक रेशे थे। अब हम आपके मानव निर्मित रेशे को देख लेते हैं। इसमें क्या है, वह रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब क्या है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे रेशे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से ही वो उत्पन्न हो रहे हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मानव निर्मित रेशे ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, मतलब हमने उसको खुद बनाया है, तो क्या है, हम खुद ही उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि वह रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी जो भी भौतिक एवं रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके जितने भी गुणों में जो भी आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं, हमें जो भी आवश्यकता होगी। मानव निर्मित रेशे में क्या है कि यदि मुझे ये रेशा क्या है, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है और उसका निर्माण हमने खुद किया है, तो क्या है, उसमें चेंजेस करवा सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं अगर मुझे चेंजेस करना है तो। लेकिन क्या है, प्राकृतिक रेशे में हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रकृति द्वारा उत्पन्न हो गई है। तो मानव निर्मित में यही बताना है कि मानव द्वारा तैयार किए गए रेशे को हम मानव निर्मित कहते हैं। और इसके साथ साथ ही आप इसमें और बता सकते हैं कि इसके हम भौतिक और रासायनिक रूप में क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, हम उनको मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं कि परिवर्तित सेलुलोसिक रेशे, ठीक है, परिवर्तित रेशे, प्रोटीन रेशे,
गैर सेलुलोसिक सिंथेटिक रेशे और खनिज रेशे। तो ये सारी आपके क्या है, आपके मानव निर्मित जो रेशे हैं उसके एग्जाम्पल है। तो आपको ये जो रेशे हैं ये भी याद रखने हैं। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं और तो मानव निर्मित रेशे जो बनने की प्रक्रिया है, अब यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो हमारे मानव निर्मित रेशे हैं उसको बनाया जाता है। तो क्या है, सबसे पहले ठोस कच्चे माल की विशिष्ट संघनता के तरल रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो कच्चा माल होता है उसकी जो विशिष्ट सघनता है उसको तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। हम उसको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसे चक्र घोल सिपिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब हम जो कच्चा माल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में या शेप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, शिपिंग सॉल्यूशन कह रहे हैं, उसको हम सिपिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सिपिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो क्या है, जब हम मानव निर्मित रेशे बना रहे हैं और उसको क्या है, उसके जो कच्चे पदार्थ है, कच्चा माल है, उसको कन्वर्ट करके तरल पदार्थ में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसी को हम शिपिंग सॉल्यूशन कहते हैं। कच्चे माल को ठोस से तरल में परिवर्तन होना मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया है। ठीक है, जो हम कच्चे माल को परिवर्तित कर रहे हैं तरल पदार्थ में, तो क्या है, हमारी रासायनिक प्रक्रिया में वो आएगा। उचित घोल, ताप, अनुप्रयोग अथवा मिश्रण प्रक्रिया के कारण हो पाता है। तो ये क्यों हो पाता है, हम ऐसे तो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जब सारी चीजें आवश्यकता अनुसार होगी, जैसी आवश्यकता होगी उस रेशे को चेंज होने के लिए, तो वैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी तभी वो चेंज होगा। तो क्या है, जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो उचित घोल की, उचित ताप की जब हमें जरूरत है, उस प्रकार का ताप और घोल उसको प्राप्त हो रहा है उस रेशे को, तभी वो कन्वर्ट होगा। फिर क्या है, फिर इस घोल को क्या है, स्प्रिनेंट में डाला जाता है, जो कि एक बहुत छोटा सा छिद्र वाली थिबल आकार की नोजल होती है। अब क्या है, उसको क्या है, इसमें सेकंड प्रक्रिया बता रहे हैं कि हम उसको चेंज करके क्या है, किसी और जगह पर डालते हैं। घोल को इस स्प्रिनेंट के माध्यम से दाब के साथ निकाला जाता है। स्प्रिनेंट से निकलते ही रेशा तरल रूप में जमकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या है कि हम उसको तरल रूप से दोबारा ठोस रूप में बना रहे हैं। मतलब हमें वस्त्र बनाना है, तो वस्त्र बनाने के लिए तो हमें एक जगह एकत्रित करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में तो ड्रेस बनाना मुश्किल है। तो क्या है, उसको स्प्रिनेंट में डाला जाता है, जिससे क्या है, वो दोबारा लिक्विड से क्या है, ठोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या है, जब ये तंतु ठोस हो जाते हैं तब इन्हें एकत्र किया जाता है और अधिक सूक्ष्मता तथा अभिविन्यास के लिए ताना जाता है। इसे फिर इन्हें आवश्यकता अनुरूप विशेषताओं में सुधार के लिए पुनः संसाधित किया जाता है। तो क्या है, जब ये ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या है, वस्त्र को तैयार करने के लिए उनको क्या है, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो क्या करते हैं, वस्त्र को लंबी तरीके से खींचते हैं, तानते हैं उनको, और उसके बाद क्या है, उसको एकत्रित करके रख लिया जाता है ताकि आगे के समय में उसमें हम अन्य जो भी संसाधित, मतलब जो भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो वो कर सके। ठीक है, तो ये क्या था, आपके मानव निर्मित रेशे को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। हमने देखा कि फर्स्ट में क्या बताया गया है, तो जो भी कच्चे माल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं तरल पदार्थ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक छिद्र में हम डालते हैं इसके, जिसके द्वारा क्या है, इसको दोबारा ठोस फॉर्म में तैयार किया जाता है। और तीसरे चरण में क्या है, तो हम इसको क्या करते हैं, जब ये ठोस रूप में हो जाता है, इसको एकत्रित करके इसको खींचते हैं ताकि ये वस्त्र के रूप में बदल सके, और उसको एकत्रित करके हम रख देते हैं ताकि क्या है, आगे के समय के लिए हम उसको संसाधित कर सके। आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, आपका सूत आ चुका है। जो सूत है हम उसको देखेंगे। तो क्या है, सूत को रेशे, फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागे की बुनाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि सूत को हम ऐसे रेशे, फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बाटों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम सूत को क्या है, हम अलग अलग चीजों से परिभाषित कर सकते हैं। हम सूत को रेशे, फिलामेंट और जो भी अन्य सामग्री है उसके रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागे की बुनाई के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या है, सूत को हम अलग अलग चीजों से परिभाषित कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि ये हर कपड़े के लिए, हर कपड़े का धागा बनने के लिए उपयुक्त रूप से तैयार है, हर जगह पे ये फिट हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कताई दे रखा है। इसमें क्या है कि प्राकृतिक स्टेपल रेशे से सूत को संसाधित करने को कताई कहते हैं। जो भी प्राकृतिक
क्या है यहाँ पे प्राकृतिक स्टेपल्स रेशो से सूत को संसाधित कर रहे हैं, मतलब जो भी प्राकृतिक जो भी चीजें हैं, मतलब कोई भी हम बोले गंदगी वगैरह खराबी है तो क्या है उसको हम सूत से अलग कर रहे हैं, संसाधित कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, कताई कह रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या आ गया, तो सूत संसाधन करने के लिए रेशो के सूतों में परिवर्तन करने के कौन कौन से चरण हैं। इसमें क्या आपको बताया है कि हम सूत को जब संसाधित कर रहे हैं तो सूत जो रेशे है सूत में परिवर्तन करने के लिए हमें कौन कौन से चरणों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट आपका सफाई दे रखा है, हम कोई भी रेशे है उसको एकत्रित कर रहे हैं, उसको हम एक अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो क्या उसकी सफाई करना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका पुण्य बनावट है और तनुकरण है। तो इसमें क्या है, इन तीनों में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से हम रेशे को तैयार कर रहे हैं सूत बनाने के लिए। तो क्या है, हम प्राकृतिक रेशे ले रहे हैं या फिर हम कोई से भी मानव निर्मित रेशे भी ले रहे हैं, तो क्या है हम उसको पहले अच्छे तरीके से साफ करेंगे, उसमें जो भी गंदगी है उसको हटा देंगे, फिर उसको एक साथ एकत्रित करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि उसमें जो भी हम देखेंगे अलग अलग चीजें, मतलब गंदगी जो है उसको हटाना और जो अच्छी चीजें हैं रेशे वगैरह है उसको एक तरफ रखना। उसके बाद उसमें जो भी प्रकार की बुनाई है कढ़ाई है वो सारी चीजों को एक साथ करना उसके ऊपर, ठीक है। तो यही बताया है इसमें कि किस तरीके से हम रेशो से सूत को बना रहे हैं। तो सूत बनाने की प्रक्रिया में आप बता सकते हैं कि सफाई करना जरूरी है। पुण्य बनावट मतलब उसको हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें छांट रहे हैं, किस तरीके से अलग कर रहे हैं उसमें से गंदगी को, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तनुकरण में क्या है, इसको खींचातानी करके उसको अच्छी तरीके से जो ड्रेस फॉर्म है या फिर एक फॉर्म में हम उसको लेकर आ रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट आ गया है, इसमें आपके अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, बुनाई, हथकरघा, वह ताना बाना और शेडिंग। तो हम इसके बारे में हम समझने वाले हैं कि बुनाई क्या है, हथकरघा क्या है या ताना बाना क्या है और शेडिंग क्या है। तो फर्स्ट यहाँ आपको बुनाई दे रखा है। बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्यतः सबसे पुरानी विधि है। तो आपको ये याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो बुनाई है। वस्त्र निर्माण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, हमारी बुनाई। बुनाई की तकनीक पुरातन काल में कताई से पहले ही प्रचलित थी। हम कताई से पहले ही क्या कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन काल से हम कौन सी प्रक्रिया को अपना रहे हैं वस्त्र निर्माण के लिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कताई या बुनाई। बुनाई हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम प्राचीन काल से ही यूज करते हुए आ रहे हैं वस्त्र निर्माण के लिए। फिर क्या है, समय के साथ मानव ने अनेक प्रकार के लूमों का विकास किया जो कि साधारण थे तथा हाथ से चलते थे। तो क्या है, समय के साथ ही क्या है, नए नए हमने देखा आविष्कार होते गए, नई नई चीजों को हम अपनाते गए, तो वही बताया है। इसे ही हथकरघा कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ चुका है हथकरघा। तो समय के साथ जब हमने नई नई चीजों को अपनाया, नई नई तकनीकों को अपनाया, तो क्या है, हमें उसको ही क्या कहा, हथकरघा कहा, ठीक है। क्या है, पावर लूम मशीनी करघे हथकरघों का आधुनिक रूप है। अब जो हमारा पावर लूम है ये क्या है, तो हमारा जो हथकरघे हैं उसी का आधुनिक रूप है। मतलब अभी के टाइम पे जो आधुनिक समय में हम जिसको पावर लूम कह रहे हैं उसको हम पुराने समय में क्या कहते थे, हथकरघा कहते थे। फिर क्या है, करघे के पिछले भाग से सामने वाले भाग तक लंबाई में समांतर धागों को ताना कहते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ गया है ताना, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ हमने देख लिया हमारा जो है बुनाई। अब यहां तक हमने जो देखा है हमारा क्या है, हथकरघा, और अब हमने क्या देख लिया, हमारा ताना, ठीक है। बुनाई में हमने क्या देखा, तो प्राचीन काल से जो बुनाई है वो चलती हुई आ रही है। हमने क्या है, बुनाई के बाद से कताई को अपने जो है अपने वस्त्र निर्माण में शामिल किया है। शुरुआती तो टाइम से हम क्या कर रहे हैं, तो बुनाई ही जो है हमारी वस्त्र निर्माण की एक सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन प्रक्रिया रही है। अब हथकरघा क्या है, तो हमने समय के साथ क्या किया है, ये भी अभी की बात नहीं हो रही है, हथकरघा भी काफी पुराना है। तो क्या है, हमने समय के साथ बहुत सारे जो नए नए लूम है उसको लेकर आए, मतलब नई नई तकनीकों को हम अपने साथ लेकर आए, और क्या है तभी से हमने जो हथकरघा है उसका निर्माण किया। अब आधुनिक समय में क्या है, जो हमारा पावर लूम है, आधुनिक समय में मतलब अभी रिसेंट की बात की जा रही है, आधुनिक समय में हम अपने पावर लूम जो है उसका क्या है, तो ये हथकरघे का ही आधुनिक नाम है। हथकरघे को ही हम अभी क्या कहते हैं, पावर लूम कहते हैं। अब यहाँ आपसे ताना बोला गया है, तो इसमें क्या है, करघे के पिछले भाग से, जब ये हम मान लीजिए ये पिछला भाग है और भाग से सामने वाले भाग तक की लंबाई में समांतर धागा, ये सामने वाला भाग है,
तो यहाँ तक की लंबाई में समांतर में जो भी धागा है हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ताना कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ताने के आर पार बुने जाने वाले धागों को बाना कहते हैं। अब इसके आर पार हम जो भी धागे बुन रहे हैं, इसके आर पार जो धागे बुन रहे हैं हम उसको क्या कह रहे हैं, तो हमारा उसको बाना कह रहे हैं। ठीक है। फिर पारंपरिक करघे में ताना पिछली और चढ़ा रहता है। अब क्या है, पारंपरिक जो करघा है मतलब हम शुरुआती टाइम पे जिसको हम यूज करते थे उसमें क्या है, ताना जो है वो पिछली ओर चढ़ा हुआ रहता है, मतलब ये जो है ताना ये पीछे की तरफ चढ़ा हुआ रहता है। खड़ी में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों को सुंदर डिजाइन के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। अब क्या है, आपने जो हथकरघा देखा है, जब वो चलता है तो आप देख रहे हैं जो धागा है वो ऊपर नीचे होता है और उससे क्या होता है, एक डिजाइन बनता है, एक शेप बनता है, जिसी को हम यहाँ पे आपको बताया गया है कि पारंपरिक समय में जब हम हथकरघा है उसको जब हम यूज करते थे तो क्या है, जो ताना होता था उसको हम पीछे की तरफ लगा के रखते थे, मशीन के जो हथकरघा होता है उसके पीछे हम लगा के रखते थे, और जब उसको चलाया जाता है तो वो धागा ऊपर नीचे होता है, जिससे क्या है कि जो सुंदर सुंदर सजावट है वो हमारे निखर के आती थी, जो डिजाइन वगैरह है वो हमारे निखर के आती थी। ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। मतलब जो हमारा जो ताना है पुराने समय में जो है, पारंपरिक समय में जो भी हम करघे से वस्त्र तैयार कर रहे हैं, सूत तैयार कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी ऊपर नीचे करके हमारी डिजाइन बन रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, शेडिंग कह रहे हैं। अब शेडिंग क्या है, आप शेड से समझ सकते हैं, हम किसी भी चीज को शेड कर रहे हैं। मैंने यहाँ ड्राइंग बनाया, मैं इसको शेड कर रही हूँ, किस लिए शेड कर रही हूँ, ताकि ये सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो हम वस्त्र में भी शेडिंग क्यों करते हैं, ताकि वस्त्र क्या है, अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो यहाँ पे वही बताया है कि किस तरीके से हम पुराने समय से, आपने ये देखा होगा इस प्रकार से कुछ चरखी होती है और यहाँ से आप देख रहे हैं धागा यहाँ बनाया जा रहा है और ये धागा यहाँ पे मूवमेंट करता है, यहाँ से हिलता है। तो उससे क्या है, जब ये इस तरीके से चलाया जा रहा है और वो ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम शेडिंग कह रहे हैं। शेडिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए। ठीक है। इसमें हम मेनली जो देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे हमने टॉपिक देख लिया, हमने बुनाई देख लिया जो पारंपरिक तरीके से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। फिर हमने हथकरघा देख लिया। ठीक है। तो हमने हथकरघा क्या है, बुनाई के बाद अपनाया है। फिर हमने देख लिया ताना बाना देख लिया, किस तरीके से एक समांतर, हम बोलेंगे समांतर रेखा में जो रहती है, जो धागा है, रेशा है, उसको हम क्या कहते हैं, ताना कहते हैं। और जिसके आमने सामने, ताना की जो आमने सामने जो रेखा होती है, जो सूत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। और प्राचीन काल में जो भी हम करघे द्वारा, जो हमारा हथकरघा है उसके द्वारा जो हम वस्त्र बना रहे हैं, सूत निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम जो भी डिजाइनिंग और आकर्षण जो ऐड कर रहे हैं हम उसको क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपका आ गया है नीटिंग। नीटिंग आपको समझ में आ रहा होगा, नीटिंग मतलब साफ करना, नीट एंड क्लीन। तो क्या है, सिलाइयों द्वारा ताने बाने को आपस में गूंथने की प्रक्रिया को हम नीटिंग कहते हैं। अब क्या है, हम नीट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। हम क्या है, जो अलग अलग रेशे वगैरह, सूत वगैरह, उसको साफ कर चुके हैं, हम जो रेशे हैं उसको साफ कर रहे हैं। अब क्या है, हम उनको आपस में जोड़ रहे हैं। हमने देखा कि ये क्या है, हमने बनाया था यहाँ पे जो आपका चरखा है इस प्रकार से है। ठीक है। तो क्या है, हम उसको मशीन द्वारा ताने बाने को, जो भी हमारा ताना माना है उसको हम क्या करें, एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नीटिंग कह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका दे रखा है ब्रेडिंग या गूंथना। इसमें क्या है कि ब्रेडिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कपड़े अर्थात गूंथे गए कपड़ों को 3 या उससे अधिक सूतों को गूंथ कर बनाया जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो सिलाई मशीन द्वारा हम क्या कर रहे हैं, तो ताने बाने के द्वारा जो भी वस्त्र है या सूत है हम उसको आपस में जोड़ रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारे वस्त्र है वो क्या कर रहे हैं, हम उसमें 3 या उससे अधिक जो भी वस्त्र है उसको आपस में एकत्रित कर रहे हैं, उसको भी गूंथ रहे हैं। तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ब्रेडिंग या फिर गूंथना। जब हम वस्त्रों को, जो हमारे वस्त्र है या सूत है हम उसको तैयार कर चुके हैं, सूत को हम तैयार कर चुके हैं, तो 3 या 3 से अधिक जो भी हमारे पास सूत है हम उसको एक साथ ला रहे हैं और एकत्रित कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ब्रेडिंग या फिर गूंथना। अब यहाँ नेक्स्ट आपका नेट्स दे रखा है। अब नेट्स क्या है, तो नेट्स खुले जालीदार कपड़े होते हैं। अब नेट के कपड़े तो आप जानते ही, जो नेट की ड्रेस होती है, नेट की ड्रेस अभी काफी आप देख रहे हैं ट्रेंड में चलता है नेट ड्रेस।
तो वही बताया कि नेट्स मतलब क्या है, खुले जालीदार जो कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय अंतराल होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं नेट किस प्रकार से है, तो आप देखेंगे हल्का हल्का उसमें स्पेस होता है, इस प्रकार से है, उसके अंदर हल्का हल्का स्पेस है और आर पर क्या है दिखाई देता है उसके। ठीक है, तो वही बताया कि किस तरीके से जो जालीदार कपड़े होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ज्यामितीय जो है अंतराल होते हैं, मतलब कुछ कुछ दूरी पर क्या है छिद्र होते हैं उसके अंदर, तो हम उन्हीं को क्या कहते हैं, नेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वस्त्र परिष्करण या फिर परिसज्जा। तो हम क्या है, वस्त्र परिसज्जा मतलब हम किस तरीके से वस्त्र को आकर्षित बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के बाद वस्त्रों के बाहरी रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहा जाता है। अब क्या है, अंतिम प्रक्रिया है परिसज्जा, जो हमारी है वो अंतिम प्रक्रिया है, आपको ये भी याद रखना है। जो वस्त्र परिष्करण या फिर हमारी वस्त्र प्रक्रिया है, क्या है ये, एक अंतिम प्रक्रिया है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, वस्त्र को एक रूप दे रहे हैं, एक आकर्षित रूप दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हमारी जो अंतिम प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने वस्त्र को तैयार कर लिया, अब क्या है, रेशों से हमने सूत बना लिया है, सूतों को हमने ताना बाना द्वारा एक जगह एकत्रित भी कर लिया है, और साथ में हमने क्या कर लिया, उसको वस्त्र के रूप में हमने उसको तैयार भी कर लिया है। तो अब क्या है कि हमने इसको जो तैयार कर लिया है, तो इसमें हम बहुत सारे आकर्षण के लिए जो सजावट कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिसज्जा कहेंगे। तो अंतिम चरण में जब इसके लिए हम क्या करें, बहुत सारी आकर्षित चीजें जो है अपने ड्रेस में डाल रहे हैं। अब देख रहे हैं आप, कोई भी नॉर्मल ड्रेस हमने तैयार कर दी, रेड कलर की, ब्लू कलर की, कोई भी नॉर्मल ड्रेस तैयार कर ली, उससे क्या होगा, क्या वो आकर्षित लगेगा या लोग उसको पहनना पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है। जब तक उनकी पसंद की ड्रेस, मतलब कि उसके अंदर जो भी सजावट है, जो डिजाइन है, या हल्की डिजाइन करनी है, भारी डिजाइन करनी है, साड़ी में कढ़ाई करनी है, तो क्या है, जब तक उसका हम रूप नहीं देंगे तो क्या होगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अंतिम प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, तो उसकी बाहरी जो रूप है, अंतिम रूप में हम उसको तैयार कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, आकर्षित बना रहे हैं, अन्य जो डिजाइने वगैरह हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा वस्त्र परिष्करण या फिर परिसज्जा। अब यहाँ क्या है, आपका ग्रे वस्त्र बता रखा है, तो क्या है, कताई बुआई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वह गंदा, मैला, खुरदुरा अथवा बेजान सा लगता है, उसमें रोए वह गांठें भी दिखाई देती हैं, इस प्रकार के कपड़ों को ग्रे वस्त्र कहा जाता है। तो हम ग्रे वस्त्र की बात करें तो एक प्रकार से हम इसको खराब कपड़ा बोल सकते हैं। क्या है कि कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार हो जाता है, वह कुछ कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं या फिर खुरदुरे हो जाते हैं। अब बेजान से मतलब अच्छे नहीं लगते देखने में, आप देखते हैं उनका कलर क्या है, बिल्कुल डल हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, तो उनमें क्या है, रोए भी आ जाते हैं। आप देखते हैं जो छोटे छोटे आप वस्त्र में देखेंगे, खासकर सूती वस्त्रों में या ऊनी वस्त्रों में देखेंगे, तो कपड़े के ऊपर जो उठने लगते हैं ना छोटे छोटे से गोले टाइप के, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोई बोलते हैं, और गांठें भी दिखाई देती है, इस प्रकार के कपड़ों को हम ग्रे वस्त्र कहते हैं। तो जो भी वस्त्र होते हैं जिनमें आप देख रहे हैं उनका रंग खराब हो चुका है, बेजान लग रहे हैं, गांठें पड़ रही हैं, रोए उठ रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, हमारा ग्रे वस्त्र कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया है नेक्स्ट, तो वस्त्रों में परिसज्जा का महत्व। अब वस्त्र हम क्यों अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि हम क्या है, नॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं तो क्या होगा, हम अच्छे लगेंगे क्या देखने में, या लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे, हमने बेकार से ड्रेस पहन रखी है, अब हम चाहते हैं कि एक ग्रुप है वो हमारा दोस्त बन जाए, तो क्या वो हमारे साथ बात करना चाहेगा या हमारे पास आना चाहेगा? हमने बेकार से कपड़े पहन रखे हैं, फटे चिटे कपड़े पहन रखे हैं, आपने देखे होंगे, आप कहीं घर से बाहर जाए तो रोड वगैरह पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पुराने गंदे से कपड़े पहन के बैठे हुए रहते हैं। क्या है, तो क्या है, आप देखते हैं कि भले ही लोगों के मन में उनके लिए दया भाव है कि हाँ वो बेचारे हैं, वहां बैठे हुए हैं, उनके पास घर नहीं है, कपड़े गंदे पहने, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि वो जाके उनसे बात करे, कोई भी नहीं चाहेगा। ये रियलिटी है, भले ही आप लोग बोल दे कि नहीं नहीं, अगर मैं मेरे पास ऐसी सिचुएशन होती कि मैं जाके बात कर लूँ तो मैं कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि हम मन के अंदर दया भाव रख सकते हैं, लेकिन हम सामने से जाके वो यार वो कितना गंदा है ऐसा बोल के हम क्या करेंगे, अपना पड़ला झाड़ लेंगे। तो क्या है कि हमें समाज में क्या है, पहचान बनाने के लिए आकर्षित वस्त्र की भी आवश्यकता होती है। आप किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनेंगे और घूमने चले जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको देख के खुश हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप समाज के अनुकूल कपड़े पहनेंगे उसके बाद ही आप क्या होगी, समाज में एक अच्छी पहचान बनेगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें वस्त्र की परिसज्जा की आवश्यकता क्यों होती है वो बताना है।
तो हम क्या करें, वस्त्र को आकर्षित बना रहे हैं। क्या है, वस्त्र जब तक आकर्षित नहीं लगेंगे तो क्या फायदा। अब आप क्या है, बहुत सारे पैसे देके वस्त्र खरीद रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक डल सी ड्रेस खरीद ली जो कि अच्छी नहीं लगी देखने में, और उसके रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि लोग आपकी बात पे तो पहली बार विश्वास करेंगे नहीं कि आपने ये ड्रेस इतने की ली है, क्योंकि क्या है, आपकी जो क्वालिटी है ड्रेस की वो काफी खराब है। तो क्या है कि हम फर्स्ट क्या करते हैं, परिसज्जा किस लिए कर रहे हैं, वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए, क्योंकि जितना सुंदर ड्रेस होगा, हमारा जो, हम बोलेंगे हमारी जो डिजाइन है वो और ज्यादा निखर के सामने आएगी। फिर क्या है, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। क्या है, वस्त्र में डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी ड्रेस है, तो क्या होगी, वस्त्र की रेट भी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो क्या है, हम वस्त्र की जो उपयोगिता है, लंबे समय तक उसको चला भी सके और उसका जो एक रेट है, एक रेंज है, वो भी बढ़ा सके। वस्त्रों में विभिन्नता लाना। अब क्या है, एक प्रकार के वस्त्र है, क्या होगा, सभी लोग एक जैसे ही लगेंगे देखने में, लोग पसंद नहीं करेंगे उसको। लेकिन क्या है, सब पे अलग अलग शेप की डिजाइन बनी हुई है, सुंदर आकर्षक चित्र बने हुए हैं, सुंदर सुंदर पैटर्न बने हुए हैं, तो उससे क्या होगा, जो वस्त्र है उसमें भिन्नता भी आएगी। फिर वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाना। अब हम एंड में क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्या करें, सजावट कर रहे हैं, और क्या है, अन्य जो संसाधित चीजें हैं उसको भी ला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वस्त्र टिकाऊ बन रहा है, लंबे समय तक चलने वाला भी बन रहा है और आकर्षित भी बन रहा है। ठीक है, और मिलते जुलते वस्त्र बनाना। और क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक वस्त्र है, उसमें डिजाइन बनाया गया है, ब्लैक कलर की ड्रेस है, उसमें व्हाइट कलर के डिजाइन बना दिए गए हैं, व्हाइट कलर के पैटर्न बना दिए गए हैं, और बहुत सारे लोगों को वो पसंद आ रहा है, लेकिन क्या है, उसमें कलर नहीं है। तो क्या है कि हम मिलते जुलते और भी अन्य इस डिजाइन, मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, और लोगों को इस प्रकार का डिजाइन बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसी से मिलते जुलते वो मार्केट में और भी जो डिजाइन है वो सामने लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, ताकि क्या है, लोग उसको भी खरीदे, अलग अलग रंग में वो सामने मार्केट में उस चीज को लाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों का जो आकर्षण है उसकी तरफ बढ़ेगा। तो क्या बताया गया है कि मिलते जुलते मतलब उस डिजाइन की, उस पैटर्न की भी ड्रेस को हम दोबारा और अन्य कलर में भी बना सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या थे, तो वस्त्र की परिसज्जा के महत्व थे कि हम वस्त्र को क्यों सजाते हैं और उसको सजाना क्यों आवश्यक है। आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, परिसज्जा के प्रकार, हम किस प्रकार से, कितने तरीके से हम परिसज्जाएं, मतलब है हम ड्रेस को आकर्षित बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपका मूल परिसज्जा बताई गई है। इसमें क्या है, कुछ परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जो कि सभी वस्त्रों पर करनी अनिवार्य होती हैं। ऐसी परिसज्जाओं को मूल परिसज्जा कहा जाता है। आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेंगे कि मूल परिसज्जा क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसी परिसज्जाएं जो है वस्त्रों पे करना अनिवार्य ही होता है, आवश्यक ही होता है, हम उनको मूल परिसज्जाएं कहते हैं। मूल में क्या बताया है, मूल हम बोल सकते हैं, मूल हम जड़ बोल सकते हैं, जड़ मूल, या फिर स्टार्टिंग का बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। तो क्या है कि बहुत सारी ऐसी ड्रेस है जिनपे मूल परिसज्जाएं करना आवश्यक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रखे कि परिसज्जाओं के कितने प्रकार है, दो प्रकार आपको बता रखे। फर्स्ट, कपड़े के रूप रंग में परिवर्तन हेतु परिसज्जाएं। अब क्या है, हम कपड़े के रूप और रंग को चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें परिसज्जाएं कर रहे हैं, सजावट लेकर आ रहे हैं। और सेकंड क्या है, कपड़े की बुनावटों में परिवर्तन। अब जो कपड़े की बुनावट है उसकी परिवर्तन के लिए भी हम परिसज्जाएं कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, तो ये भी आएगा। इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो हमने देखा था उसमें कपड़े के रूप में परिवर्तन हेतु जो परिसज्जाएं हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं कपड़े के रूप में जो परिवर्तन है या रंग में परिवर्तन है उसके लिए परिसज्जा, तो क्या है, शुद्धिकरण के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, रगड़ कर साफ करने के लिए, और ब्रिंजल ब्लीचिंग। अब जो चीजें हैं, जो भी ब्लीचिंग वगैरह है, उसको हम उस ड्रेस पे यूज कर सके, ताकि उससे क्या है, उसका रंग जो है वो खराब ना हो। और क्या है, बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी होती है जिनके रंग कच्चे होते हैं और क्या है, ड्रेस खराब हो जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परिसज्जा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो कपड़े के जो भी रूप है, रंग है, उसको स्थायी बनाने के लिए, ताकि जब हम उसको धोए या उसको साफ करें तो उसमें कोई भी जो है खराबी ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है, कपड़े की बुनावट में परिवर्तन हेतु परिसज्जा है। तो क्या है कि हम कपड़े में बुनावट में परिवर्तन कर रहे हैं और उसमें परिसज्जा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो कड़ापन लाने के लिए, कैलेंडरिंग और टेंटरिंग के लिए। तो क्या है, हम जो है कपड़े में परिवर्तन हेतु, कपड़े के बनावट में परिवर्तन हेतु सज्जाएं क्यों कर रहे हैं, तो ये निम्न है आपकी, कड़ापन, कैलेंडरिंग और टेंटरिंग। मतलब क्या है, हम कपड़े को कड़ापन ला सके, उसके अंदर आकर्षित बना सके उसको, और क्या है, कपड़ा देखने में नया ही लगे, तो उसलिए हम उसके जो भी बनावट है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। अब
यहाँ पे आपका सेकंड परिसज्जाएं में आपने फर्स्ट मूल परिसज्जाएं देखे, उसके दो प्रकार देखे, कपड़ों के रंग एवं रूप में और कपड़े के बनावट में। अब यहाँ आपका सेकंड आ गया है विशिष्ट परिसज्जा। इसमें क्या है, ऐसी परिसज्जा जिसे किसी विशेष उद्देश्य से वस्त्र के योग्य बढ़ाने के लिए अर्थात कपड़े के प्रयोग में परिवर्तन के उद्देश्य से की जाती है। इसमें क्या आपको बताया गया है, आप देख रहे हैं कि ऐसी जो भी विशेष परिसज्जाएं हैं, ठीक है, जो कि वस्त्र की योग्यता को बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या है कि वस्त्र को टिकाऊ बना रहे हैं, वस्त्र को आकर्षित बना रहे हैं, अगर खराब वस्त्र है तो उसको लंबे समय तक चलाने के योग्य बना रहे हैं, तो हम उनको क्या कह रहे हैं, जो भी वस्त्र के अंदर जो भी योग्यता है और क्या है, योग्यता बढ़ा भी रहे हैं हम, और उसके लिए क्या है, कपड़े के प्रयोग में परिवर्तन के उद्देश्य से की जाती है। क्या है, विशिष्ट परिसज्जाएं में क्या है, तो हम कपड़े की योग्यता को बढ़ाने के लिए उसके अंदर ये जो हम विशिष्ट परिसज्जाएं हैं उसके अंदर लेकर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब विशिष्ट परिसज्जाएं कौन कौन सी है, तो इसमें फर्स्ट आपको बता रखा है मर्सराइजिंग, सैनिटाइजेशन, जल उपभेदता और मॉथ प्रूफिंग। तो ये आपके क्या है, आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं विशिष्ट परिसज्जाओं के। ठीक है, आपको ये जो एग्जाम्पल है ये सब याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल भी पूछेंगे। 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, 2 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन होगी। अगर 5 मार्क्स का देखे तो आपसे किसी संस्था का नाम पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछा जाएगा और 1 मार्क्स के आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो आप क्या है, ये याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें आपने जो परिसज्जा देखी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट परिसज्जाएं हम क्यों करते हैं। तो क्या है, कपड़े की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, उसको पहनने योग्य बनाने के लिए हम उसमें विशिष्ट प्रकार की जो परिसज्जाएं हैं वो करते हैं। और नीचे आपको एग्जाम्पल दिए थे, आई होप आपको जो एग्जाम्पल है वो समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ आपको क्या दे रखा है, तो वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई, उसके बारे में बताया कि वस्त्रों के अंदर किस प्रकार की रंगाई और छपाई की आवश्यकता होती है, हम किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें क्या है, किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ के प्रयोग किया जाता है उसे रंग कहते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रंग किसे कहते हैं, तो क्या बताना है कि किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो भी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ, इसमें नहीं देख रहे हैं कि प्राकृतिक अलग है कृत्रिम अलग है। इसमें क्या है, सूत को रंगने के लिए, रेशों को रंगने के लिए, वस्त्र को रंगने के लिए हम किसी प्रकार का जो भी प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थ उपयोग कर रहे हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं, रंग कह रहे हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। अब रंगाई किसे कहते हैं, आपसे ये भी अलग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आप इसमें देख रहे हैं एक पैराग्राफ में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो क्या है, आप जब ये पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ही आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो भी नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि क्या है कि आपसे जब घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर करने में क्या कहते हैं, एबल हो। ठीक है, क्या है कि आपसे पूछ लेंगे कि रंगाई किसे कहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने रंग पढ़ा है तब आप कंफ्यूज पक्का होंगे कि रंगाई और रंग सेम है या डिफरेंट है, आपको याद ही नहीं रहेगा। अब आपने यहाँ देख लिया, आपको क्वेश्चन बता दिया कि रंग का आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, रंग किसे कहते हैं। रंगाई का आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रंगाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये पॉइंट्स है आपको साथ में याद भी रखने हैं, कॉपी में नोट भी कर लेने हैं, और खुद से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि क्या है, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको उसका आंसर भी आ रहा है, और जब आंसर आ रहा है इसका मतलब कि क्या है, आपने चैप्टर को समझ लिया है। तो यहाँ आपसे रंगाई पूछा है, तो क्या है, जब हम रंग को चढ़ा रहे हैं उसके लिए जो भी हम प्रक्रिया का यूज कर रहे हैं उसी को हम रंगाई कह रहे हैं। रंग चढ़ाने के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ का जो भी हम पदार्थ है उसको हम रंग कह रहे हैं, और उस रंग की चढ़ाई के लिए जो भी हम प्रक्रिया का यूज कर रहे हैं उसको हम रंगाई कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आपका छपाई आ गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बने हुए वस्त्रों पर निश्चित डिजाइन में रंग लगाया जाता है। छपाई में क्या है कि ऐसी एक प्रक्रिया बताई गई है जहां पे हम वस्त्रों में क्या कर रहे हैं, जितने भी निश्चित डिजाइन है, जो भी डिजाइन वगैरह है उसको हम वस्त्रों में ला रहे हैं, उसका क्या है, वस्त्रों के अंदर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो छपाई है वो कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपका आ गया है वस्त्र रंगाई में विशिष्ट जो भी विभिन्न विधियां है। वस्त्र रंगाई के लिए क्या है, हम एक तरीके से तो हम वस्त्र क्या है रंगेंगे नहीं, उसकी भी अलग अलग विधियां आपको बताई गई है। फर्स्ट साधारण रंगाई आपको बता रखी है। ठीक है, सेकंड आपको क्या बता रखी है, तो
जो क्रॉस रंगाई है, एक प्रकार से हम क्रॉस की बात करें तो इस प्रकार से होती होगी कोई रंगाई। एक साधारण रंगाई है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, कपड़े को पूरा डिप कर दे रहे हैं बाल्टी में। अब इसमें क्या है, हम क्रॉस रंगाई कर रहे हैं। और फिर क्या है, बंधेज। इसका पता है आपको, इन सब के ना आपके प्रैक्टिकल भी होंगे जो आप ये देख रहे हैं। आपसे जो क्या है वस्त्र, छोटा सा व्हाइट कलर का वस्त्र होंगे, आपसे मंगाया जाएगा और उसमें क्या है आपको रंग डाल के भी दिखाया जाएगा किस तरीके से हम कलर करते हैं। तो इसमें क्या है, बंधेज हो गया और बाटिक रंगाई हो गया। बंधेज रंगाई में हम क्या कर रहे हैं कि वस्त्र को एक जगह से बांध दे रहे हैं, किसी चीज से कवर कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें रंग कर रहे हैं, उसको हम बंधेज रंगाई कह रहे हैं। तो ये आपके कुछ प्रकार थे कि हम किस प्रकार से जो रंगाई है वो करते हैं। तो हम बता सकते हैं इसकी कौन कौन सी 4 विधि है। आप अगर आपको विधि ठीक से याद नहीं है तो आप फर्स्ट पॉइंट ये डाल सकते हैं कि इसकी 4 विधि है। इससे क्या होगा, आपका जो एक पॉइंट है ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपने अगर एक पॉइंट साधारण रंगाई भी नाम लिख दिया, अगर आपको याद है, जब आपने ये लिख दिया फर्स्ट लाइन में आपने लिख दिया कि वस्त्र रंगाई की विभिन्न विधियां कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने फर्स्ट लिख दिया आपका साधारण रंगाई, और आगे क्या है आपको याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आपको इसके क्या है, आपके आधे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो क्या है, आपको ये सब भी याद रखने की कितने प्रकार की रंगाई है, तो आपके 4 प्रकार की रंगाई है। उसके बाद जो नाम है आपको वो याद रखने हैं। फिर यहाँ पे क्या है, वस्त्र छपाई की विभिन्न विधियां बता रखा है, तो ब्लॉक छपाई और स्क्रीन छपाई। तो ये क्या है, आपकी जो वस्त्र छपाई है उनकी विधियां है, ठीक है। अब यहाँ आपका कुछ महत्वपूर्ण रेशो के बारे में बताया है। क्या है, हमने स्टार्टिंग में जो है आपका देख लिया, जितने भी आपने देख लिया किस प्रकार से रेशे बनते हैं, किस प्रकार से सूत, रेशो से सूत बन रहे हैं, सूत से कपड़े बन रहे हैं, कपड़े को हम किस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजाइनिंग कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता है डिजाइनिंग की। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब क्या है, यहाँ पे आपके आगे है कुछ महत्वपूर्ण रेशे। कपास यहाँ आपको दे रखा है एग्जाम्पल में। क्या है, कपास एक प्राकृतिक रेशा सेलुलोसिक तंतु है। क्या है, ये हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है, ये एक सेलुलोसिक तंतु है और ये एक प्राकृतिक तंतु भी है। हमने प्राकृतिक तंतु में देख लिया वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और जीव जंतु 2 प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। तो कपास क्या है, जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास के रेशे छोटे होते हैं, कपास के जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे आपको बता भी रखा है 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक जो है कपास के रेशे हो सकते हैं। कपास के तंतु में प्राकृतिक चमक नहीं होती। अब क्या है, प्राकृतिक रूप से ही उसके अंदर चमक नहीं पाई जाती, जो हमारा कपास है उसके अंदर, ठीक है। कपास के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। अब क्या है, कपास के जो रेशे है वो ताप के सुचालक है, मतलब ताप को अपने अंदर से जाने देते हैं। कपास के रेशे सफेद मटमैले रंग के होते हैं। अब क्या है, ये सफेद और मटमैले रंग के होते हैं, व्हाइट भी होते हैं और कुछ मटमैले, मतलब आप देख सकते हैं थोड़ा डल कलर हम बोल सकते हैं, जो कि मिट्टी की तरह भी हो और थोड़ा सफेद भी हो, उसका मिक्सचर जो होता है हम वो कह सकते हैं। कपास के तंतुओं में लचीलापन का अभाव रहता है। क्या है, कपास के जो भी तंतु है वो लचीले नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है, आपको अभाव बता रखा है, मतलब ये कम होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। फिर कपास अच्छा अवशोषक माना जाता है। अवशोषक क्या है, तो अब देखेंगे जल वगैरह हो गया या कोई भी चीज है उनको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। तो कपास क्या है, अवशोषण प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कपास में ताप सहन करने की अधिक क्षमता होती है। अब क्या है, कपास जो है ताप को भी अधिक तरीके से सहन कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है कि वो जो ताप है उसको लंबे समय तक अपने अंदर सहन कर ले। फिर कपास में क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अम्ल से यह नष्ट हो जाता है। अब आपने ये क्षार और जो अम्ल है ये आपने पढ़ा होगा 10th में जो साइंस है, तो उसमें क्या बताया कि जो ये क्षार है उसका प्रभाव कपास पे नहीं पड़ता है, लेकिन अम्ल का प्रभाव से क्या होता है, जो कपास है वो मतलब कपास का जो वस्त्र होता है या जो कपास के पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके जो थे कपास के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती है और कौन कौन सी कमियां होती है उसके बारे में आपको बताया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको जो नेक्स्ट है टॉपिक वो देखते हैं हम। तो यहाँ आपको लीलिन के बारे में बता रखा है, ठीक है। लीलिन एक प्राकृतिक रेशा सेलुलोसिक तंतु है। ये भी जो लीलिन है हमारा वो भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। लीलिन के बहुत से गुण कपास जैसे ही होते हैं। मतलब अब क्या है, लीलिन में आपको अगर लीलिन याद नहीं हो रहा ना, क्या करें, कपास को याद कर ले और शेयर लाइन डाल देना, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके बहुत सारे गुण आप बता रहे हैं, जैसे ताप वगैरह के बारे में हम देख रहे हैं, वो गुण जो हो गया, या हम रंग के बारे में बोल सकते हैं, वो गुण जो हो गया सेम ही होते हैं, ठीक है। लीलिन का रेशा कपास के रेशों की अपेक्षा लंबा होता है और सूक्ष्म, लंबा और सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे
इससे बना सूत कपास के सूत की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है और चमकीला भी होता है। तो क्या है, सारे पॉइंट्स आपको सेम एज इट इज आप चाहो तो याद कर सकते हो कपास वाले, लेकिन ये जो पॉइंट आप यहाँ पे एक देख रहे हैं कि लीलन का रेशा कपास के रेशों की अपेक्षा क्या होता है, लंबा और सूक्ष्म होता है। क्या है कि जो कपास है उसकी तुलना में लीलन के जो रेशे होते हैं क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, जो हमारे कपास के रेशे थे वो छोटे होते हैं, और क्या है यहाँ लीलन के बता रखे हैं तो लंबे और सूक्ष्म होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और इसके साथ क्या है, इससे के लिए जो क्या होता है, इससे जो हम वस्त्र बनाते हैं, जो लीलन के सूत से हम वस्त्र बना रहे हैं वो कपास के सूत की अपेक्षा अधिक मजबूत और चमकीले होते हैं। हमने देखा कि क्या है, कपास का रंग के बारे में हमने देखा तो सफेद होता है या फिर मटमैला होता है, और उसके वस्त्रों में ज्यादा चमक नहीं होती, लेकिन लिनन के वस्त्रों में क्या है, तो ये मजबूत भी है कपास से ज्यादा, और क्या है, इसके अंदर चमक भी होती है। बाकी सारे पॉइंट्स अगर आप देखें तो आप जो कपास है उससे आप दिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही आपके साथ पूरा चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी टॉपिक्स थे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।